नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। और अमेरिका में ट्रंप और उनकी ही पार्टी के बीच में खटास लगातार बढ़ती जा रही है। जहां पर ट्रंप H-1B वीजा का समर्थन करते हैं तो वहीं रिपब्लिकन सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन ने इसे पूरी तरह से खत्म करने का बिल पेश कर दिया। इन सारे तनावों के बीच में अमेरिका की राजनीति में नया भूचाल जरूर आ चुका है और भविष्य को लेकर कई सवाल भी यहां पर खड़े होते हुए नजर आते हैं। करेंगे इस पर चर्चा, बताएंगे H-1B वीजा और उससे जुड़े हुए विवाद की इससे जुड़ी पूरी ABCD। अमेरिका जहां पर पिछले कुछ वक्त से अपनी नीतियों को लेकर लगातार बवाल और विवाद देखने को मिलता रहा है। पिछले कुछ वक्त से लगातार चलता आया शटडाउन, उसके बाद में H-1B वीजा और लगातार हो रहे टैरिफों पर विवाद, एक के बाद एक सिर्फ विवाद, सिर्फ चर्चा या फिर ये कहा जाए मुसीबतें लेकर आता है। अब अगर बात H-1B वीजा की बात की जाए तो इसको लेकर विवाद और भी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अब समझिए, इसका केंद्र बिंदु खुद रिपब्लिकन पार्टी के भीतर छिड़ी तनातनी बन गई है। ऐसा हम क्यों कहते हैं, आपको मैं विस्तार से समझाती हूँ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया और कहा कि अमेरिका को टेक्नोलॉजी और रक्षा जैसे खास सेक्टर्स में विदेशी प्रतिभाओं की जरूरत है, क्योंकि घरेलू स्तर पर पर्याप्त काबिलियत मौजूद नहीं है। उन्होंने H-1B वीजा प्रोग्राम की आवश्यकता को दोहराया और इसे अमेरिका की प्रतिस्पर्धात्मक के एक तरह से उसके लिए अहम बताया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के ठीक बाद में उनकी ही पार्टी की तरफ से रिपब्लिकन सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन, उन्होंने पूरी तरह से इसे अलग मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि वो H-1B वीजा प्रोग्राम को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक विधेयक लेकर आ रही हैं जो कि अमेरिकी कामगारों के हितों की रक्षा करेगा। मार्जोरी टेलर ग्रीन ने सोशल मीडिया पर बाकायदा अपनी बात स्पष्ट कर दी और ये भी कह दिया कि टेक कंपनीज, AI फर्म्स, हॉस्पिटल्स और कई उद्योग इस प्रोग्राम का दुरुपयोग करके अमेरिकी कामगारों को नौकरी से बाहर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिकी दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लोग हैं और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। मैं सिर्फ अमेरिकियों की ही सेवा करती हूं और हमेशा अमेरिकियों को ही प्राथमिकता दूंगी। ग्रीन का बिल टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भ्रष्ट H-1B प्रोग्राम को खत्म करना जरूरी है ताकि अगली पीढ़ी अमेरिकी सपने को पूरा कर सके। उनका यह भी कहना है कि हमें अब अमेरिकी कामगारों को सशक्त बनाना होगा, उनका स्थान लेना बंद करना होगा। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भी ट्रंप के बयान का समर्थन करते हुए कहा था कि उनका मकसद है विदेशी विशेषज्ञ आएं, अमेरिकी कामगारों को ट्रेन करें और फिर वापस अपने देश लौट जाएं। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के भीतर का ये टकराव ये स्पष्ट तौर से दर्शाता है कि H-1B वीजा को लेकर अमेरिका में गहरे विभाजन साफ तौर से नजर आते हैं। एक तरफ राष्ट्राध्यक्ष विदेशियों को अमेरिका की ताकत मानते हैं, दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के सांसद इसे घरेलू कामगारों के खिलाफ बड़ा खतरा मानते हैं। अब H-1B वीजा आखिर क्या होता है, क्यों विवाद है, ये भी जरा मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ। H-1B वीजा एक अमेरिकी वर्क वीजा है जो विदेशी पेशेवरों को अमेरिका में अस्थायी तौर पर काम करने की अनुमति देता है और ये खासकर उन लोगों के लिए होता है जिनके पास में विशेष कौशल, उच्च शिक्षा या फिर तकनीकी विशेषता होती है। अब कैसे किस तरह के सेक्टर्स हैं, जैसे इंजीनियर, IT स्पेशलिस्ट, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, इसी तरह के तमाम अलग अलग पोजीशंस। अब इस वीजा के तहत व्यक्ति अमेरिका में 3 साल तक काम कर सकता है, जिसे 6 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि बढ़ाया जा सकता है। H-1B वीजा होल्डर्स को अक्सर अमेरिका में स्थायी निवास यानी कि ग्रीन कार्ड लेने का भी मौका मिल जाता है, उनके परफॉर्मेंस, उनके काम, उनकी डिमांड को देखते हुए। भारत के कई युवा, कई प्रोफेशनल्स इस वीजा के जरिए अमेरिका में नौकरी पाने का सपना देखते हैं, क्योंकि यही वीजा उन्हें अमेरिका की बड़ी कंपनीज में काम करने का या अनुभव हासिल करने का या बेहतर जीवन जीने की एक तरह से संभावना देता है। अब अमेरिका में इस पूरे टकराव के बीच में भारतीय और अन्य विदेशी पेशेवरों के लिए अमेरिका में रोजगार के अवसरों पर सवालिया निशान लग गए हैं। क्या आने वाले दिनों में H-1B वीजा प्रोग्राम पूरी तरह से बंद हो जाएगा?
क्या इसके वैश्विक प्रतिभाओं के लिए अमेरिका के दरवाजे बंद हो जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या अमेरिका की आर्थिक प्रतिस्पर्धा और तकनीकी प्रगति को ये सीधे सीधे इम्पैक्ट करेगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के मन में बार बार खड़े होते हैं और आपके हर सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है, एक्सपर्ट्स का पैनल, आइए जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में इस दौरान यूएस से ही रिपब्लिकन पार्टी की नेता पूर्णिमा नाथ कनेक्ट हो रही हैं और निपुण आलम बायन जी हमारे साथ में मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। मैं सबसे पहले पूर्णिमा नाथ जी आप ही से समझना चाह रही हूँ, या आखिर ये किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही एक तरह से नजर आते हैं, सरकार के अंदर ही एक तरह से नजर आते हैं, विशेष तौर से H1B वीजा को लेकर? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मॉन्स्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्रिएट किया है, मैं उसको मगा कल्ट बोलती हूँ। अब इसको बंद अब अमेरिका नहीं कर पाएगा। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट एक्चुअली द प्रोमिसेस दैट ही मेड, इट्स नॉट जस्ट H1B जो अब एक के बाद एक वो एक्चुअली ब्रेक करे जा रहे। फॉर इंस्टेंस, मागा कल्ट को उन्होंने बताया है कि H1B जैसे इमिग्रेशन फिक्स करेंगे, सिर्फ इलीगल नहीं है। H1B जैसा जो एक प्रोग्राम है, इट्स स्कैम है, उसको हटाया जाएगा। अभी हटाया नहीं गया। अभी 2 दिन पहले जो इंटरव्यू आया है, लेटेस्ट इंटरव्यू फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि H1 हमें लीगल इमिग्रेशन लाना चाहिए और टैलेंट लाना चाहिए। एक 180 डिग्री शिफ्ट फिर से हुआ है। ऐसे ही डांस चलता रहेगा। आप वॉर ऑन टेरर बोलो या वॉर ऑन अगेंस्ट अदर कंट्रीज बोलो, he was an anti-war president and that's why I liked him, but he went 180 degree on top of it, on that as well. If you look at renaming defense, department of defense, उसको department of war कहा गया है। आप वेनेजुएलन का बोट उड़ाना है, या तो ईरान को बॉम्ब करना है, या कि रोज धमकी देना कोई कंट्री को कि हम पावरफुल कंट्री, हम कुछ भी कर सकते। दिस इज डेंजरस ट्रेंड, दैट इज नॉट व्हाट एक्चुअली ही कम्युनिकेटेड। अब एप्स्टीन फाइल लीजिए, उसको कवर अप करा जा रहा है वेरी ओपनली कि एंड एवरी सिंगल डे देयर इज सम बिट्स एंड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कमिंग व्हिच डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। अब यहाँ पे जो एजेंडा चलाया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प, अगर वो नहीं जीतते हो, नहीं आते एज ए प्रेसिडेंट, भाई ये कंट्री खत्म हो जाता। ओ ही इज फिक्सिंग इट बाय टैरिफ इज वर्किंग, टैरिफ इज पेड बाय अदर कंट्रीज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब धीरे धीरे करके सारा रोल बैक करा जा रहा है। कल की बात है, बीफ और कॉफी और प्लस अदर एग्रो प्रोडक्ट्स में उन्होंने तारीफ हटा दिया है, टोटली रिमूव कर दिया है। तो ये जो मतलब जो कम्युनिकेशन है, it matters from a perspective of if somebody like लेकिन President Trump, पूर्णिमा the जी, president ये should आखिर ये actually विरोधाभास क्यों नजर आता है? ठीक है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का एक ही जो नारा लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से, उनके प्रतिनिधियों की तरफ से लगातार दिया जाता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी की जो नेता है मार्जोरी, उनकी तरफ से एक दूसरा बयान सामने आ जाता है और ऐसा लगता है वो डायरेक्टली एक तरह से टारगेट करना चाह रहे हैं H1B वीजा या फिर उनके एप्लीकेंट्स को। Absolutely, and that is how I started saying that एक मॉन्स्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खुद क्रिएट किया, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। H1B को वो लोग एलिमिनेट करेंगे। आज मार्जोरी टेलर बोल रहे, कल कोई और बोलेंगे। निक फुएंटेस 2 दिन पहले मैसेज किया है ट्विटर में, मागा इज डेड। बट all those things are actually matters, because वो लोग बोलते नहीं only handful of people are anti-immigrants and etc. This is not the case. I'm telling you, it actually matters. आपको TPU से ले लीजिए, चार्ली कार्की जो एजेंडा है, क्रिश्चियन नेशनलिस्ट ड्रीम उसका था। आप वेदर इट्स एन कोल्टूर जिन्होंने विवेक रामास्वामी को लिटरली इंटरव्यू में बोला, आई विल नॉट वोट फॉर यू बिकॉज यू आर एन इंडियन। ही वाज बोर्न इन यूनाइटेड स्टेट्स, ही इज ए हिंदू, बिकॉज ऑफ हिंदूनेस ही इज एन इंडियन। अब तो हम जैसे लोग जो है, हम यहाँ पे काम करने आते हैं, यहाँ पे मिलिट्री के लिए हमें यहाँ पे रिक्रूट करके नहीं आ जाता। अगेन एंड अगेन यू लिसन टू सर्टेन वर्डिंग्स कॉल्ड एसिमिलेशन। हम कहाँ पे एसिमिलेट नहीं हुए? हमारे लोग
तो सीईओ बन के बैठे हुए बड़े बड़े कॉरपोरेशन की। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैडम, हमारे जो हिंदू लोग हैं ना, ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू लोग हमेशा सेल्फिश रहा है, और इन अमेरिका ऑल्सो दे हैव बीन सेल्फिश। आप मुझे एक सीईओ ऑफ ए बिग कंपनी मुझे बता दीजिए, वेदर इट्स नडेला, वेदर इट्स पिचाई, वेदर इट्स XYZ, कि हिंदू कम्युनिटी में के लिए कुछ किया है उन्होंने। आप लैरी एलिस को देख लीजिए, ही इज अ जूइश गाय हु एक्चुअली बॉट टिकटॉक, एंड his goal is to make sure to use TikTok for Jewish goal. And this is not something that we actually see in our Hindu community. We are very selfish. We come to America for अपना पॉकेट भरने के लिए आते हैं। हिंदू कम्युनिटी के लिए कहीं पे भी कोई आपको कोई दिखाई नहीं देगा कोई काम करते हुए। अब करेंगे भी नहीं, अगर बोलेंगे उनका जॉब भी जाएगा, उनका नौकरी जाएगा, उनका सीईओ पोजीशन से हटाया जाएगा, उनको हिंदू नेशनलिस्ट बोला जाएगा, उनको इधर से निकाला जाएगा। लेकिन अगर ना भी बोलो ना, दैट इज द बिटर ट्रूथ, अगर आप ना भी बोलो ना, तब भी आपको यही होने वाला है। तो अच्छा है तो आप फाइट करके मरो, अच्छा है तो आप एक्चुअली डिफाई करो, डिग्निटी के लिए लड़ो, अपने रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ो। लेकिन पूर्णिमा जी, इसके माध्यम से तो एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ना। ये तो अपने आप में बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होने लग जाता है खासतौर से। और यही सवाल लेकर मैं जल्दी से एक बार निपुण जी का रुख करना चाह रही हूँ। निपुण जी, क्या अमेरिका की अब सबसे बड़ी पार्टी, इसको मैं ऐसे समझूं कि हाई स्किल इमिग्रेशन पर ही बट गई है, या फिर जो एक बड़ा शटडाउन का फेज एक तरह से अभी यहाँ की यूएस की जनता ने देखा, डोनाल्ड ट्रंप उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि शायद उन्हें बखूबी पता है कि खासतौर से H1B वीजा हो या फिर टैरिफ विवाद हो या बाकी उनकी सारी नीतियों को लेकर वो पूरी दुनिया भर में कहीं ना कहीं आलोचना का शिकार हुए। लेकिन जब उसको थोड़ा सा वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करें तो एक और इस तरह का बयान आ जाता है। क्या इमिग्रेशन पर ही अब एक तरह से फूट पड़ती हुई नजर आ रही है क्या? हाँ, देखिए बिल्कुल नैना जी, अभी मैं पूर्णिमा जी को सुन रहा था और उन्होंने जो बातें उठाई वो बिल्कुल सब सही है और यही अमेरिका की नीतियां इस समय चल रही हैं। देखिए, आज हम उस अमेरिका का सामना कर रहे हैं जो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है और अमेरिका ये समझ नहीं पा रहा है कि उसकी पॉलिसीज क्या होनी चाहिए। देखिए, कुछ समय पहले कि हम वीजा के लिए फीस इतनी इंक्रीज कर देंगे ताकि इंडियंस आ ना पाए, जब लगा कि उसका कुछ रिएक्शन आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव रिएक्शन आ रहे हैं, तो आप पॉलिसीज में कुछ चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी जो नई पॉलिसी आप लेकर आ रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? आप ये बोल रहे हैं कि हम इंडियंस को बुलाएंगे और हम उनको कहेंगे कि आप हमारे अमेरिकन को ट्रेन करो, और ट्रेन करने के बाद यहाँ रुकना नहीं, आपको वापस चला जाना है। मेन डेट आप कहीं ना कहीं बात फील कर रहे हैं कि अमेरिकन जो हैं वो उतने ट्रेन नहीं है, वो तो इंटेलिजेंट नहीं है। 2000 मैं बात कर रहा हूँ, 2020 की बात कर रहा हूँ। HRD, अगर हम अमेरिका की बात करें, जो अमेरिका की HRD डिपार्टमेंट है, उसका मैं डाटा आपको देता हूँ। उसके डाटा के अनुसार 40% वहां पर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, यानी कि जो भी हमारे क्या है कि इंटेलेक्चुअल जो प्रोफाइल्स होती हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, दे आर 40%। हर तीसरा बंदा नासा में जो है वो इंटेड है, टैलेंट है। तो आप वो टैलेंट आपके अमेरिकन को दे के वापस चले जाएं। अब इस स्थिति में क्या है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप पहले स्टैंड लेते हैं कि इंडियंस को बुलाना नहीं है, एक हेट जनरेट करते हैं, और बाद में हम देखते हैं, जो बता रही थी पूर्णिमा जी, बिल्कुल सही बता रही थी, कि हम देख रहे थे विवेक रामास्वामी के साथ बात हो, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं ना रेसिज्म, वो रेसिज्म बहुत हाई पर। हमने ये भी देखा कि सड़कों पर इंडियंस को चुनकर पीटा भी गया है। ये भी बहुत सारी खबरें अमेरिका मीडिया से हमारे पास में आती है और हम उसको देखते हैं। यानी कि रेसिज्म आपने हाइप किया, अपने व्हाइट मैन वोटर्स को लुभाने के लिए आप जो कर सकते थे आपने किया, उस तरह के स्टेप आपने प्रयास किया। आप क्रिश्चियन कंट्री बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में आप कहीं ना कहीं हिंदू कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेटेड अमेरिका के हमको देखने को मिलती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज बहुत कहना जल्दीबाजी में, अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि हमारे जो आर्मी के जनरल, उनका कहना यह था कि ट्रंप जी को खुद भी पता नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं और कल क्या बोल देंगे। तो इस प्रकार का एक अनसर्टेन, मतलब है ना, एक जो जिस लीडर के पास में क्लियरिटी नहीं, कोई विजन नहीं, बस आप तेजी से डिसीजन ले रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं,
आपके डिसीजन के अंदर किसी भी तरह का स्थायित्व हमको देखने को नहीं मिल रहा है। जी। तो जो ये स्थिति है, ये कहीं ना कहीं अमेरिका की पॉलिसीज या अमेरिका के अंदर भी जो रिपब्लिकन पार्टीज हैं, देखिए डेमोक्रेट की बात अलग रही है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी जो है वहां भी आपको क्या दिखाई देगा, इस प्रकार की पॉलिसीज को लेकर कई तरह के आपको सेक्शंस दिखाई देंगे। हाँ। उनके अंदर कहीं ना कहीं इस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन भी होगी कि हमारा लीडर कर क्या रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हाँ, तो इसमें मुझे कोई लगता शक है कि नहीं। आने वाला समय अमेरिका में एक इंटरनल भी आपको खींचतान या एक संघर्ष आपको देखने को मिलेगा, सिंगल पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी। देखिए, खींचतान तो मुझे लग रहा है अभी से ही नजर आ रही है, खासतौर से क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की कई ऐसी नीतियां रखी हैं जिसको लेकर पार्टी के अंदर खाने में भी अलग अलग सबके व्यूज होते हैं। लेकिन हाँ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को बड़े स्तर पर भले ही सब सपोर्ट करते हो। मेरे साथ में अब यूएस से राजनीतिक विश्लेषक, भू राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर धीरज कौल भी कनेक्टेड हैं। धीरज, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंची हो तो आपका भी बहुत स्वागत है। मुझे जल्दी से आप ये बताइए, बार बार H1B वीजा को लेकर जब टारगेट किया जाता है, पहले भी चर्चा हो रही थी, सबसे ज्यादा 70% भारतीयों के पास में H1B वीजा है या फिर वो अप्लाई करते हैं। तो मार्जरी की तरफ से जिस तरह से ये सीधा हमला बोला गया, टारगेट किया गया, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस भी रूप में देखें तो ये इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए ही है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और अभी सॉरी आई गॉट डिलेड इन कनेक्टिंग, लेकिन आपके कुछ पैनलिस्ट को मैं सुन पाया। इम्पोर्टेंट कंसर्न्स हैं और विदाउट रिपीटिंग जो बोला जा चुका है। देखिए, भारतीय टैलेंट, अमेरिका इज द टेक एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड, ये बात सबको पता है। हम सबसे एक्सपेंसिव चीज जो एक्सपोर्ट करते हैं वो सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी है। हमारे वर्ल्ड की ग्रोथ के इंजन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसे R&D बोला जाता है, उसकी जो हमारे पास लेवल और उसकी जो पेनिट्रेशन है वो अनपैरेलल है दुनिया में कहीं पर भी। और R&D के लिए आपको समझना पड़ेगा। देखिए, मैं खुद फिजिशियन हूँ, मेरे पास 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है, 5 साल मैंने बेसिक साइंस रिसर्च किया है, तो मैं रिसर्च के बारे में आपको बता सकता हूँ। और कई मेरे पब्लिकेशंस हैं हेल्थ केयर साइंसेस के ऊपर, नॉट इन फाइनेंस दो, आई हैव टू क्लेम दैट। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप एक ग्रोथ इंजन बनना चाहते हैं दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव एक्सपोर्ट कंपोनेंट की, जो कि सॉफ्टवेयर है और टेक है, और अब AI ML और क्वांटम है AI का, मैं दैट्स एन एरिया ऑफ माय वर्क। सो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल क्या है अदर देन सेमीकंडक्टर चिप्स, अदर देन कंप्यूटर्स, अदर देन इलेक्ट्रॉनिक्स, इज ह्यूमन ब्रेन। वो जो ट्रेन्ड ह्यूमन ब्रेन है उसका बेस्ट एक्सपोर्टर टेक वर्ल्ड में इस टाइम भारत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो एक्सपोर्ट की वजह ये नहीं है कि भारत अमेरिका के अंदर अच्छे कॉलेजेस नहीं है। मैटर ऑफ फैक्ट, मैं भी यहाँ पढ़ा हूँ, यहाँ वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप 50 कॉलेजेस में अधिकांश से ज्यादा आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। IIT आप ले लीजिए, MIT ले लीजिए, हार्वर्ड ले लीजिए, यूपेन ले लीजिए, स्टैनफोर्ड ले लीजिए, येल, उनमें से कुछ में मैंने भी शिक्षा ग्रहण की है। तो लेवल ऑफ एजुकेशन इज वेरी डिफरेंट। लेकिन आप टेम्परामेंट लोगों में चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई आदमी एक काउच पे बैठ के नेटफ्लिक्स के शोज देखना पसंद करता है बैक टू बैक, अगर कोई आदमी अपनी सैलरी का 150% स्पेंड करना पसंद करता है, अगर कोई आदमी कॉलेज से ड्रॉप आउट करना चाहता है, अगर कोई आदमी, देखिए मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैंने कुछ नहीं तो हजारों स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं। और एक बात आपको, आप भी पढ़ चुकी हैं कॉलेज स्कूल वगैरह में, आपने एक चीज देखी है, आपको अपने आप सेक्रीफाइस करने ही पड़ते हैं। आपको वो पार्टीज से हटना पड़ता है। आप अगर वीड को स्मोक करेंगे, अल्कोहल करेंगे, अननेसेसरी रिलेशनशिप्स में घुसेंगे, तो वो जो 15 साल से 25 साल का ग्रोथ इंजन होता है हर युवा के अंदर, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। वो, और उसमें अगर आपने फेंटलिन का तड़का डाल दिया जो चाइना से आ रही है और ड्रग्स आ गई, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं हमारे सोशल इश्यूज अमेरिका में बहुत ज्यादा हैं, भारत में भी होंगे, लेकिन भारत में जो संस्कृति है, तरीके होते हैं ना धीरज जी, वो तो कंट्रोल करने के और तरीके होते हैं। मैं आपको, देखिए मैं आपको एज ए साइंटिस्ट रूट्स को समझा रहा हूँ, क्योंकि सबने सब समझा दिया, तो मैं आपको उस पॉइंट पे ले जा रहा हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है। और ये सोशल इशू है। इंडिया के अंदर हमारी फैमिली वैल्यूज बहुत स्ट्रांग है, कल्चरल बैकग्राउंड है, जेनेटिक मेकअप है, बहुत स्ट्रांग है, और लोगों के अंदर एक भूख है। देखिए, कंपटीशन एक भूख रेज करता है। जब हम कंपनीज रन करते हैं, हम लोग टैलेंट देखते हैं, वो जो भूख भारत के अंदर है वो अनपैरेलल है, और बहुत अच्छे स्मार्ट लोग हैं। मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि भारत का हर युवा एक एक्सीलेंट है, वो एक फेक स्टेटमेंट होगी। लेकिन जो कंसंट्रेशन
जो एबिलिटीज, जो टैलेंट भारतीयों के अंदर दिखता है वो अनपैरेलल है, और कोई अमेरिका एहसान नहीं कर रहा कि उनको हायर कर रहा है, ये हमारी यस, नेसेसिटी बिल्कुल। है अगर हमें हाँ। चाइना को बीट करना है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। अगर मैं अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल लीडर हूं, शायद हूं या नहीं हूं, जो भी है, तो मैं फोकस करूंगा कि अपने यूथ को कैसे मोटिवेट करूं, उन्हें स्टेम साइंस में। अब मैं आपको डाटा से अगले राउंड में सारे पॉइंट्स दूंगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि जी जी कितने जी। भारत, क्या हमारी पेनिट्रेशन है की रोल्स के अंदर। तो इंडिया इज एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर यूएस ग्रोथ। और वो देखिए एक ये यही समझने। इसी ये पॉइंट आपने इंपॉर्टेंट बताया। मैं इसी के साथ में अब मेरे साथ में भू राजनीतिक विश्लेषक कर्नल एस के मलिक जी भी जुड़ चुके हैं, संजीव मलिक जी। संजीव जी, यही बात जो बहुत स्वागत है सर आपका, यही बात जो धीरज जी भी कह रहे थे कि बहुत एसेंशियल है इंडियन की, खासतौर से इंडियन प्रोफेशनल्स, आईटी प्रोफेशनल्स, खासतौर से यूएस के लिए। और बार बार अगर इस रूप में H1B वीजा पर, पहले तो देखिए इस रूप में एक बड़ी भारी भरकम फीस लगाने की बात होती है, यानी कि उसको एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश है। सभी जानते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में जो अमाउंट है, अब जाहिर सी बात है वो कोई स्टूडेंट हो या कोई प्रोफेशनल हो या कोई कंपनी भी हो, तो आखिर क्यों किसी को इस रूप में हायर करेगा। दूसरी बात ये कि डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। डिमांड है यूएस में और हमारे पास में, इंडियंस के पास में वो पूरा, ये कहा जाए कैलिबर है, उनके पास में टैलेंट है, तो वो उस चीज को यूटिलाइज करते हैं। आखिर किस रूप में अब स्पेशल जानबूझ के इसको टारगेट किया जा रहा है ये। और ये एक और बात नजर आती है कि इसी बात को लेकर ही खासतौर से यूएस में भी पॉलिसीज में भी अब दो अलग अलग हिस्से नजर आते हैं सर। नैना जी, जो डॉक्टर धीरज कौल है ना, हर बात की इतनी डिटेल में लाते हैं कि सच में बहुत अच्छा लगता है उनकी बातें सुन के। बेशक। क्योंकि वो बात की रूट को वहां से पकड़ते हैं जहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। उन्होंने जो बताया, जो वहां के ग्रे एरिया बताए वहां के यूथ के, और वो क्यों इतना ट्रेंड नहीं है, क्यों इंडियन डायस्पोरा जो है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, इतने जाके वहां पर कंट्रीब्यूट करते हैं, ये वंडरफुल, दिस इज वंडरफुली ब्रॉट आउट। थैंक यू डॉक्टर धीरज कौल। नैना मैम, देखिए अमेरिका की प्रॉब्लम आज की डेट में ये है कि वो कुछ करना भी चाहते हैं, करना भी नहीं भी चाहते हैं। एक कंफ्यूज प्रेसिडेंट साहब जो है ना, उनकी जो ये आपका कहते हैं ना, ये पलटी होना, ये बहुत बड़ा दिक्कत कर रहा है वहां के इंडस्ट्री के लिए भी, वहां के जो इंटेलेक्ट लोग हैं वहां पे, जो सोचते हैं सच में अमेरिका का नुकसान होने वाला, उनके लिए भी। आप एक मोटी सी बात बताइए, आपने कहा डिमांड एंड सप्लाई, ये लोग वहां पे, कौन आदमी वहां जाना चाहेगा बसने के लिए, जिसको आप कहेंगे आप 3-4 साल के लिए हमारे पास आइए, ट्रेन देके वापस चले जाइए। हमारा स्टूडेंट जो इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी रिजर्वेशन पॉलिसीज और इतने फिल्टर्स के बाद एक तबके बाहर सोने की तरह निकलता है, वो अपने आप को यहाँ, अपने कैरियर को यहाँ एस्टेब्लिश करना चाहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, पूरी लाइफ के लिए, या वो वहां पे मेहमान बनकर वापस आना चाहेगा। देखिए अमेरिका की जो ट्रम्प साहब जो पॉलिसी ला रहे हैं H1B वीजा की, ये इनकी मजबूरी है, इनको ढीला करना पड़ेगा। करना इसलिए पड़ेगा कि वहां की जो मैन पावर है, टेक्निकल मैन पावर है, वहां की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो उनको स्किल्ड मैन पावर चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, ये ओवरनाइट तैयार नहीं होते हैं। आज अमेरिका के सिस्टम के अंदर इंडियन डॉक्टर्स का योगदान देखिए, रिकमेंडेबल। हम अपने मित्रों से, जो हमारे वहां पे जो रिलेटिव्स भी हैं, वो हमसे शेयर जो करते हैं, उनका योगदान देख के हमें लगता है कि सच में आप बहुत अच्छा योगदान दे रहे हो वहां के लिए। यही बात आती है आईटी इंडस्ट्री में। सिलिकॉन वैली को देखिए, इंडियन आईटी इंडस्ट्री के जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, वहां की आईटी इंडस्ट्री को मूव कर रहे हैं लिटरली। इतना बड़ा योगदान है। आप फर्ज कीजिए, आज की डेट में इंडियन आईटी जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको विड्रॉ कीजिए। मैं आपको ये कहता हूं कि स्टैंड स्टिल नहीं तो ऑलमोस्ट नियरली स्टैंड स्टिल वहां की आईटी की इशू हो जाएंगे। अब बात आती है कि जब कारण ये है कि वो यहाँ पे कभी फीस बढ़ाते हैं, कभी फीस को घटाते हैं, कभी उसमें राइडर्स लगाते हैं, कभी राइडर्स को वापस लेते हैं। ये किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं था। पॉलिसी बदलना, पॉलिसी को अमेंड करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपने देश को इतना झटका दोगे, आपने पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब, लेकिन मलिक सर, पहले यही डोनाल्ड ट्रंप खासतौर से, ठीक है, मेगा को लेकर अपनी पॉलिसीज की बात कर रहे थे, H1B वीजा पर बहुत स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रिक्ट उसमें रुख अपना रहे थे। मैं पूर्णिमा जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले मुझे जल्दी से बताइए, ये जो यू टर्न, खासतौर से सॉफ्ट वर्ड्स, सॉफ्ट टोन एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाई है, ये किस तरह का, ये पॉलिटिकल दबाव है, कॉर्पोरेट दबाव है, या फिर ये कहा जाए कि एक ग्लोबली दबाव कहीं ना कहीं से आपको नजर आता है? ना जी, इसको 2 पॉइंट में मैं क्लियर करूंगा।
एक पॉइंट तो ये है कि ट्रम्प साहब ने जो ये पॉलिसी ना, ये बहुत पुरानी नहीं है, अभी सितंबर में तो उन्होंने डिक्लेयर किया है ये। देखिए, उन्होंने इसको टूल अपनाना चाहा कि इंडिया को शायद ये प्रेशर टैक्टिक्स भी काम कर जाए, क्योंकि इंडिया के साथ उन्होंने जो अपना तरीका अपनाया है वो अनफ्रेंडली तरीका है, ये कोई अच्छा तरीका नहीं माना जाता, ना ही मैच्योर स्टेटसमैन का तरीका, ना ही ये एक अच्छी गवर्नमेंट का तरीका होता है कि आप कोर्सिव टैक्टिक्स अपनाएं। और दूसरी बात ये है कि वो अपने खुद ही थोड़े जाल में पार्शियली फंसते नजर आ रहे हैं। मागा का उन्होंने कॉइन खुद उछाला, मागा का कॉइन खुद उछाला। अब वही मागा के इन्हीं के सेनेटर्स, इन्हीं के रिपब्लिकन पार्टी के जो एमपीज हैं वहां के, अब वो नया नया बिल लेने की तैयारी में है, बल्कि मैं जितनी मेरी नॉलेज है एक शायद पेश भी कर दिया गया ड्राफ्ट फॉर्म में, जिसके तहत जी तो ये मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब अपने जाल में खुद भी फंसते नजर आ रहे हैं, और जब फंसते नजर आ रहे हैं तो ये रोल बैक की पॉलिसी पे वापस चलेंगे। इनको रोल बैक करना पड़ेगा, अब वो कितना करना पड़ेगा डिपेंड्स। लेकिन उनकी पार्टी की जो नेता है वो तो उनसे इतर बात कर रही है ना पूर्णिमा जी, यही तो बात हो जाती है। ये जो अभी मलिक जी जो बात कह रहे थे कि क्या ये दबाव किस तरह का नजर आता है, और वो दबाव ठीक है उनके ऊपर, उन्होंने कई बार अपनी पॉलिसीज को एक अलग रूप में पेश करने की कोशिश की, और ऐसा लगता है कि जानबूझ के इंडिया को बार-बार टारगेट करना है। उन्होंने टैरिफ लगाया, काम नहीं किया, उन्होंने दूसरी तरीके से प्रेशर बनाया, काम नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब हम इसको इस रूप में स्ट्रैटेजी को हम करेंगे, क्योंकि खासतौर से एक बहुत बड़ा हिस्सा आईटी का, और एक तरह से हम ये कहा जाए जो साझेदारी नजर आती है, उसी चेन को सीधे सीधे प्रहार कर दिया जाए। देखिए नैना जी, मैं 2-3 स्टैटिस्टिक्स आपको बोलूंगी। H1B का जो आंकड़ा हमारे पास है, 650,000 is active, which is basically 0.1% of United States population. H1 total issuance जो दिया गया है, that is basically 3.3 million लेके चलिए, it's basically 0.98% of United States population. अब फ्रॉड की केस भी अगर देख लीजिए, दैट इज इन जनरल 65,000 है, आपकी उसका आंकड़ा है 0.02%. 0.02%. This is shameful for Americans to go after a legal immigration program. जबकि President Trump and the MAGA cult actually said they are going to go after the illegals. अब illegals का आंकड़ा 20 मिलियन बोल दीजिए, 40 मिलियन बोल दीजिए, हम जैसे लोग जो है हम सपोर्ट तो किए थे ना कि आप लीगल इमिग्रेशन को कर्व करके लीगल करवाइए, सो पीपल कैन कम हियर एंड वर्क। एंड जैसे मार्जरी टेलर ग्रीन की बात करो, उनका जो कंस्ट्रक्शन कंपनी वहां पे भी इलीगल काम करेंगे, और because of that she is not going to touch those Mexican illegal immigrants, she is actually touching illegal immigrants, जहाँ पे fraud की जो आंकड़ा है वो भी 0.02% है। हम we are totally talking about a less than 1% population, और हमारी जो population है हिंदू अमेरिकन community in America is 1.1% today, 4 to 5 million people. आपको मैं बताऊं, I have told this before many times, ये जो एजेंडा बनाया गया है, सोची समझी हो या ना सोची समझी हो, at the end of the day we are the scapegoats, and perfect scapegoat were the new Jews in America. The reason is हिंदूज जो है ना उगांडा से हटाया गया, हिंदूज जो है ना केन्या से हटाया गया, हिंदूज जो है ना बांग्लादेश से हटाया गया, पाकिस्तान से हटाया गया, अभी इंडिया से भी हटाया गया। कुछ दिन पहले वेस्ट बंगाल में जो मारी हो रहा था, वहां से बोरिया बिस्तर उठा के वो हिंदूज बांग्लादेश कहाँ जाएंगे, वो रांची और वो बिहार की तरफ जा रहे थे। दिस इज आवर फेट, दिस इज आवर फेट, नो मैटर वेयर वी लिव। आवर CEOs, our doctors, our engineers, our educated population are really focusing on filling their own pocket. उनको रोल्स रॉयस लेना है, उनको रोलेक्स लेना है, उनको फरारी लेना है, उनको मैंशंस लेना है, उनको सेलिब्रिटीज के साथ पिक्चर्स लेनी है। मैम, they are not going to do anything for us. Hindus are alone, no matter whether they're in Nepal, whether they're in Pakistan, Bangladesh, India और म्यांमार। लेकिन पूर्णिमा जी, लेकिन अगर मैं आखिर में एक रिपोर्ट पढ़ रही थी तो खासतौर से यूएस की बात करें तो यूएस में मतलब खासतौर से स्टेम जिसे कहा जाता है, साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथ वर्कर्स की बड़ी कमी है, और बताया ये जा रहा है कि 2030 तक 1 मिलियन से ज़्यादा जो जॉब्स खाली हैं, और उसमें 70% H1B वीज़ा ले रहे हैं, और यूएस का जो कॉम्पिटिटिव एक तरह से बड़ा हिस्सा है वो अभी भी उस रूप में बड़ा कंपटीशन के तौर पर रहता है। इंडियंस तो हर जगह पर मेहनत करके अपने आप को साबित कर रहे हैं ना, और H1B वीज़ा अगर 70% लोग अगर हासिल करते हैं भारतीयों में, तो ये बहुत बड़ा ये हिस्सा तो दर्शाता है कि भारतीय कितनी काबिलियत रखते हैं, और इसी रूप में सिर्फ यूएस ही नहीं दुनिया के अलग अलग कोनों में बड़ी भूमिका नजर आती है उनकी।
आपकी फैक्ट तो सही है, लेकिन मैं आपको एक बड़ा न्यूज़ दूंगी, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, आपके दर्शकों को अच्छा नहीं लगेगा। फैक्ट्स डजंट मैटर, इट इज द फीलिंग्स। और हमारी हिंदू कम्युनिटी, आपने कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं किया, आपने फैमिलीज के लिए किया है। हार्ड वर्क करके बड़े जरूर हुए, लेकिन आपने एकजुट रहने के लिए, एक इंस्टीट्यूशनलाइज के पार होती है, अपना वॉइस, अपना डिग्निटी के लिए हमारे कम्युनिटी का कहीं नहीं है, इंडिया में भी नहीं है। वहां पे कन्हैया लाल को मारा जाता है, एक प्रोसेशन नहीं होता वहां पे। कमलेश तिवारी को बिहेड करा जाता है, हमारे लोग कोई नहीं, कुछ नहीं बोलते, लेकिन पॉलिटिशियन वहां पे पोडियम में जाके हमें यूज करा जाता है फॉर वोट पर्पसेस। दिस इज एग्जैक्टली प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज डन एज वेल हियर। इलेक्शन से पहले बांग्लादेशी हिंदू का जो सिचुएशन था वहां पे बोल के पूर्णिमा जी, इसमें गलती या इसमें कमी किसकी है? गलती या कमी किसकी है? हिंदूज की मैडम, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखिए। मैं वही तो बोल रही हूँ, गलती कमी किसकी है? जो लोग वहां पर काम करते हैं, हमारी कम्युनिटी के, हिंदू जो इंडिया कम्युनिटी से के। बाहर मैं रहता है, अमेरिका वहां को पर तो यूनिटी की तो वहां जरूरत है जी। मैम, आज मैं अमेरिका को दोष नहीं दूंगी, मैं किसी को दोष नहीं दूंगी। हिंदू कम्युनिटी की कमी है ये। हमारा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कोई सिस्टम नहीं है, कोई अरे इकोसिस्टम लेकिन नहीं है। कम्युनिटी कौन बनाता है पूर्णिमा जी? कम्युनिटी कौन बनाता है? लोग बनाते हैं, लोग आप बनाते फैक्ट हैं। दे रहे हो। सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ है, सत्य नाडेला माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है। जो सत्य नाडेला खुद के कंपनी में जाके एक डीईआई का इवेंट बनाया, जहां पे आपके लेफ्ट विंग जॉर्ज सोरोस वाला सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन आके वो कास्ट सिस्टम की बात करते, वो खुद वहां पे बैठा हुआ था, मेरे को खबर आया है। वो अगर हिंदू कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कर रहा है, आप हम कैसे कर सकते हैं? पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि यूएस से दो बड़े चेहरे मेरे साथ में, एक आप यहाँ पर बैठी हुई हैं मेरे साथ में, यूएस से सीधे जुड़ी है धीरज कौल हमारे साथ में। मैं निपुण जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले धीरज जी, आखिर पूर्णिमा जी की बात से कितने आप सहमत हैं? मुझे ये बताइए, खासतौर से कम्युनिटी क्रिएशन किसकी होती है? आप लोग जो भारत से दूर जाते हैं, भारत से बाहर हैं, आप भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने अपने जो स्किल्स है उनका प्रदर्शन करते हैं, और उन्हीं स्किल्स के बदौलत ही आप लोग पैसा कमाते हैं। वहां पे यूनिटी रखना, हिंदुत्व को बढ़ाना, या कोई भी कम्युनिटी XYZ, किसी भी आप धर्म से आते हैं, उस कम्युनिटी को मजबूत रखना किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, मैं एक्चुअली आपको डाटा देना चाह रहा था इंडियन पेनिट्रेशन का, लेकिन पूर्णिमा जी, पहले तो कर्नल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद फॉर द काइंड वर्ड्स, एंड आई रियली अप्रिशिएट व्हाट ही सेड। और पूर्णिमा जी ने जो बात टच कर दी ना, वो मैं अवॉइड करता हूं, लेकिन क्योंकि इन्होंने रेस कर दिया, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, वो कई उन्होंने बात बोली, मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूं, लेकिन क्योंकि हम आपके चैनल मैं पे चाहूंगी बहुत आप टाइम अवॉइड से, ना करें, जरूर उसको बताएं एक बार। हाँ, क्योंकि मैं आपके चैनल से बहुत कनेक्टेड हूं, तो मैं बताना चाहूंगा। देखिए, आई एम अ वेरी सेक्युलर गाय, और मैं, अगर आप हिंदुत्व की बात करें, तो मेरे तो एक्सटेंडेड फैमिली के लोगों ने जो देखा है कश्मीर में, वो मैं शायद नहीं बताना चाहूंगा यहाँ। हमारी एक्सटेंडेड फैमिली के लोगों को धर्म परिवर्तन ना करने की वजह से क्या एट्रोसिटीज झेलनी पड़ी, कितने लोगों की मृत्यु हुई, अभी भी हमारी प्रॉपर्टीज एक्वायर कर ली जा चुकी हैं। तो ये जब भी बॉम्ब ब्लास्ट इस्लामिक होता है, तो ये फ्लैशबैक ले जाता है। बट हैविंग सेड दैट, देखिए, मैं भी भारत में हाई स्कूल किया है, देन आई केम हियर व्हाटएवर, और मैंने, आई एम अ फिजिशियन, मैं डॉक्टर हूँ ट्रांसप्लांट का, तो मैंने मेडिसिन किया है, जीरियाट्रिक्स किया है, पेन किया है, नेफ्रोलॉजी किया है, तो मेरे पास 4 डीएम है, जिसको एमबीबीएस, एमडी और डीएम बोलते हैं। उसके अलावा मेरा फाइनेंस और एआई का काम है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हमने बहुत मेहनत की है, ये बात बिल्कुल पूर्णिमा जी सही बात कर रही हैं। जी जी। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोगों को एक कम्युनिटी से बिल्कुल सीखना चाहिए, वो कम्युनिटी है ज्यूइश। और मैं आपको फैक्ट बताता हूं, अगर आज आप एक इजरायली पर्सन हैं और आप इजराइल से आके एमबीबीएस या एमडी करके आते हैं, तो आपको 10 लोग होंगे सपोर्ट करने के लिए, एक पोजीशन ढूंढने के लिए, 10 लोग, एक भी नहीं। लेकिन अगर आप भारतीय हैं, तो शायद आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। मैटर ऑफ फैक्ट, देयर विल बी पीपल हु विल पुल यू डाउन। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो हमारी कम्युनिटीज को साथ बैठ के बात करना चाहिए, उसमें 20 लोग तो ऐसे हैं जो इंडिया डे परेड न्यूयॉर्क के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं, इंस्टेड ऑफ 1। एक भी ऐसी कम्युनिटी लीडरशिप नहीं है जिसकी अम्ब्रेला के अंदर आके हम अपने वेलफेयर, अपने बेनिफिट की बात एक मंच पे कर सकें। इसकी दिक्कत कहां आती है? हमारे सीनियर लोगों में। पूर्णिमा जी जैसे लोग बहुत कम हैं जो ओपनली इस बारे में टच करते हैं। 99% पीपल जस्ट वांट टू मेक मनी, शी इज राइट, सेंड मनी टू इंडिया, maybe support and not give any political statement। शायद मैं ही एक आदमी हूंगा और पूर्णिमा जी हैं जो ओपनली यहाँ पे कुछ बोल सकती हैं, मैं भी अवॉइड करता हूँ। आई विल गिव हर कॉम्प्लीमेंट फॉर दैट, फॉर बीइंग सच अ ब्रेव लेडी।
लेकिन हैविंग सेड दैट, ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन हमारी कम्युनिटी के लीडर्स, पहली बात तो हर कोई लीडर बनना चाह रहा है। आई डोंट वांट टू बी अ लीडर। पूर्णिमा जी जैसी लीडर हो तो बहुत अच्छी बात है, तो आप लीडर बनिए, उसके सॉल्यूशंस ढूंढिए। हमारे साथ प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम पे फोकस रहते हैं। मैं एआई में वर्ल्ड में काम करता हूं, मेरा माइंड ही ऐसे चलता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। नहीं, सॉल्यूशन हमें, बात तो कम्युनिटी की बात हो जाती है ना। मैं आपका दोबारा रुक करूंगी धीरज, दोबारा रुक करूंगी, लेकिन निपुण जी बात ये कम्युनिटी, शायद यही वजह है कि बिखराव है और इसीलिए आप सीधे इंडियंस को टारगेट किया जाता है, H1B वीजा को एक तरह से उसका एक तरह से हथियार बनाते हुए। देखिए नैना जी, एक तो बात आप समझिए, अमेरिका इंडियन से क्यों इतना ज्यादा परेशान है और अमेरिका इतना ज्यादा इंडियन को टारगेट क्यों कर रहा है, और उसके बाद टारगेट करने के बाद फिर इंडियंस की रिक्वायरमेंट भी है। इंडियंस की रिक्वायरमेंट भी है, टारगेट भी है और रिक्वायरमेंट्स भी है। आप इस बात को समझिए। 2016 का आप डाटा उठाइए, जो हमारा ILO है, UNO का, उसका एक डिपार्टमेंट है पॉपुलेशन डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट का आप डाटा उठाइए 2016 का। उसने एक रिपोर्ट छापी थी, उसने पूरी दुनिया के जितने देश हैं उनके इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी की बात की थी, जिसमें उसने बताया था कि अमेरिकन ओनली 28% क्या है, इंटेलेक्चुअल हैं, और भारतीयों की जब बात की तो 51% इंडियंस जो हैं इंटेलेक्चुअल्स हैं। बस दिक्कत क्या थी, अभी कौल साहब यहाँ पे बैठे हैं, पूर्णिमा जी यहाँ पे बैठी हैं, अगर इनको सारी अपॉर्चुनिटी भारत में मिल जाती है अपनी प्रतिभा को दिखाने की, तो शायद ये अमेरिका जाते। अमेरिका क्यों गए? क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटी इंडिया में नहीं मिल पाई। लेकिन आज जिस प्रकार से भारत ग्रो कर रहा है, निकट भविष्य में होगा कि हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम अपनी प्रतिभा को बाहर क्यों भेजेंगे? भाई जाहिर सी बात है, जो इंडियंस कौल साहब वहां बैठे हैं, पूर्णिमा जी वहां बैठे हैं, दे आर द टैलेंटेड पर्सन, जिन्होंने दूसरे देश में जाकर, भाई आप सोचिए पूर्णिमा जी, मैं नैना जी मैं बात करता हूँ, छोटी सा बोलता हूँ। मैं एक छोटे से शहर में दिल्ली में आया था 20 साल पहले, और मैं एक छोटे शहर से आने के बाद दिल्ली में मुझे स्ट्रगल करना पड़ा अपनी पहचान, आइडेंटिटी बनाना अपने देश के अंदर। और जब आप देखिए एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाता है, और वो भी एक ऐसे देश जहाँ पर रेसिज्म भी देखने को हमको मिल रहा है, और वहां पर अपनी आइडेंटिटी पहचान बनाते हैं, इतनी हैवी पहचान बनाते हैं कि अमेरिकन उनसे चिढ़ने लगते हैं, और चिढ़ने के बाद ये महसूस करते हैं कि आपकी हमको जरूरत है। तो ये बहुत सारी चीजें बहुत कुछ क्लियर कर देती है। और मैंने कहा आप उठाकर देखिए 2020 का HRD का जो डाटा है अमेरिका का, उनका कहना है कि 40% डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये तीन तो प्रोफेशन है जिनको हम इंटेलेक्चुअल्स कहेंगे, और वो 40% दे आर द इंडियंस। तो ये बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। रही बात स्किल बेस्ड भी जो जॉब वर्कर्स हैं, उसमें भी भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये तो आप एलीट या टॉप 3 या टॉप 4 आप जो जॉब बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो बेसिक स्किल्ड कहा जाता है कि भारतीय जो है वो बड़े मजबूत होते हैं, बड़े मतलब किसी भी काम में ना शर्माते हैं, बड़े मेहनती होते हैं। आर यू धीरज जी? जी आप लेना जी, केवल अमेरिका ही नहीं, आप UAE देखिए, सऊदी देखिए, वहां पर 60% ऑयल इंडस्ट्री में लगे जो इंडियंस हैं वो सब इंडियंस हैं। और आपको याद होगा जब PM मोदी गए भी थे UAE, तो वहां के सुल्तान ने तारीफ की कि वी आर बिलीव ऑन द इंडियन बिकॉज लेबोरियस है और ईमानदार है। तो जो ये बात है, ये जो चीज है, ठीक है, कम्युनिटी के रूप में हम लोग थोड़ा सा संगठित नहीं हो पाते, लेकिन ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे हम उन चीजों को दूर करेंगे। कमियां हैं क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी है। निपुण जी, आपकी इस बात पे धीरज जी और पूर्णिमा जी भी कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं। मैं जल्दी से दोनों का रिएक्शन लेती हूँ, फिर मैं मलिक सर का रुख करूंगी। जी धीरज जी, पहले आप प्लीज थोड़ा। देखिए मैं क्विकली वो डाटा, बिकॉज मैं हमेशा डाटा से बात करता हूँ, आज हम थोड़ा ऑफलाइन हो गए, मैं आपको क्विकली डाटा देता हूँ। इंडिया की पेनिट्रेशन आप समझ लीजिए, 16 आउट ऑफ 500 कंपनीज के, फॉर्च्यून कंपनीज के CEO भारतीय हैं, अपने हार्डवर्क से बने हैं। इसके अलावा भारत की पॉपुलेशन 1.5% है अमेरिका की पेनिट्रेशन में, लेकिन उनका टैक्स पेइंग कैपेबिलिटीज 4 गुना है, जो एक एवरेज कम्युनिटी देती है। इसके अलावा 72 आउट ऑफ 358 यूनिकॉर्न्स, मतलब 20% यूनिकॉर्न्स जो 2018 के बाद बने, वो भारतीय लोगों ने बनाए हैं। इसके अलावा 34% इंजीनियर सिलिकॉन में भारत के हैं। इसके अलावा तकरीबन 92,000 जो 22% डॉक्टर्स, मैं खुद एक डॉक्टर हूं, 22% डॉक्टर अमेरिका में भारतीय हैं, मतलब हर चौथा ऑलमोस्ट डॉक्टर आपको भारतीय मूल का दिख जाएगा। इसके अलावा अगर आप उठाकर देखें तो ग्लोबली अगर हम हमारा एजुकेशन सेक्टर में देखें तो 2.6% है। इसके अलावा 4.4% सीनियर पब्लिक सर्विसेज में है,
और अगर मैं लिस्ट पे जाता जाऊं तो और बढ़ती जाएगी, तो टाइम कम है। लेकिन कहने की ये बात है कि बहुत ही वेल अकम्पलिश्ड अपने हार्डवर्क से, किसी सिफारिश से नहीं, किसी रेस प्रो रेस ठीक है, धक्के से नहीं, मैटर ठीक है। ऑफ फैक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके लोग हाँ, अपनी बहुत, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ प्लीज डू आपको फास्ट। नैना जी जी। जी, हाँ हाँ। जो निपुण जी ने बात बोली उसमें बहुत सत्य है। लोगों को ग्रेविटी के खिलाफ जाके राइज करना पड़ता है। जो इंडिया में आपको कुशन मिलेगा उससे 10 और गुना धीरज ज्यादा जी, स्ट्रगल है। यही इसी तरह के एक नेस्कॉम की रिपोर्ट है, उसमें बाकायदा इस बात को मेंशन भी किया गया है खासतौर से कि, और उसमें ये भी बताया गया कि जो इमिग्रेशन पॉलिसी एक्चुअल में वो कोई इशू नहीं है, स्किल गैप फिलर है ये। और इंडियन टैलेंट तो यूएस ग्रोथ में एक बहुत मजबूत पिलर है। जी पूर्णिमा जी। और एक लास्ट पॉइंट बताना चाहूंगा कि हमारे अंदर बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है कि एक हम संगठित नहीं है, हमारी पॉलिटिकल वॉइस नहीं है। ये बहुत जरूरी है अपनी पॉलिटिकल वॉइस एक कंट्री में रखना। इमिग्रेंट्स का जो 30% ग्रोथ इंजन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और बेस्ट अगर आप देख लें लेकिन तो हाल ही सोसाइटी में में देखिए, हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें तो एक बड़ी पिक्चर ये दर्शाई जाती है कि देखिए यहाँ पे भारतीय मूल के ये नेता जो हैं वो इस शीर्ष पद पर बैठे हैं, हाँ, भारतीय मूल लेकिन के वो नेता भारतीय मूल वो के बैठे नेताओं हैं, ने मेयर बन गए हैं। भारतीय मूल के नेताओं ने भारतीय मूल के लोगों के लिए क्या किया, ये सवाल पूछ लीजिए। ये बड़ी बात है। जी पूर्णिमा जी। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ देर पहले निपुण सर जी बोल रहे थे कि भारतीय लोग हार्ड वर्कर है और ईमानदार है। मैं आपको एक सत्य बोलती हूँ, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपके दर्शकों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द सिचुएशन। भारतीय मुल्क के लोगों को स्कैमर बोला जा रहा है, फिल्दी बोला जा रहा है, हिडन्स बोला जा रहा है, डीमन वर्शिपर बोला जा रहा है, और बोल रहे हैं कि वी आर स्मेली एंड वी ईट करीज। ये कास्ट काव करी और काली और सती की जो एक एजेंडा चलाया गया है इंडियंस के ऊपर, ये आज से नहीं चल रहा है और ये बंद भी नहीं होने वाला है। तो आप जो बोल रहे हो ना मेहनत से बड़ी हुई है, दिस इज द फैक्ट, बट दैट फैक्ट डजंट मैटर टू द अमेरिकन, स्पेशली द व्हाइट यूरोपियन ग्रुप जो मागा कल्ट बना हुआ है अभी। इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप टुडे। लेकिन और पूर्णिमा आज जी, जब अब अगर इतने यहाँ से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो फिर इंडियंस की जरूरत क्यों है? और क्या ये वजह नहीं है? यही तो मैं आपके चैनल और बाकी चैनल्स के दरिया से पिछले 10-15-2 साल से मैं बोल रही हूँ। आज अगर मैं टारगेट हूँ, कल आपको टारगेट आने वाला है। प्लीज डोंट कम ओवर हियर। स्टूडेंट शुडंट बी स्पेंडिंग देयर ओन हार्ड अर्न्ड मनी ऑफ देयर पेरेंट्स कमिंग ओवर हियर, गिविंग इट टू क्रिश्चियन कॉलेजेस, जहाँ पे उनको एआई और स्टेम कोर्सेस में क्रिश्चियन एजेंडा घुसाया जा रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। इंडियन शुडंट बी कमिंग ओवर हियर, बिकॉज इफ यू डू, ऑलरेडी हमारे लाइफ यहाँ पे पहुंचा हुआ है कि वी आर गोइंग टू लिव एज नॉन डिग्निफाइड सिटीजन्स, और सिटीजनशिप से भी हमें निकाला जा सकता है। वो लोग तो 19 अमेंडमेंट को भी निकालने की बात कर रहे हैं, हाउस होल्ड वोट की बात कर रहे हैं। दिस इज वेरी सीरियस। प्लीज डोंट कम ओवर हियर। अमेरिका इज नो लॉन्गर द लैंड फॉर द ड्रीम्स ऑफ ब्रेव्स एंड फ्री एट ऑल। प्लीज स्टे पूर्णिमा इन जी, इंडिया। आपकी बात ने तो बड़ा एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया। No, there is no question mark. Stay in India and build India. वहाँ की रास्ता सही करो, वहाँ की रास्ता क्लीन करो, वहाँ की घर सही करो, वहाँ की करप्शन को फिक्स कर करो, रहे हैं। वहाँ की हाँ। कन्वर्शन को टारगेट करो, वहाँ की लोगों को, यहाँ की हिंदूज को सेव करो प्लीज। आज धीरज कॉल जी के जैसे लोग अमेरिका में तो आए, हमारे जैसे लोग अमेरिका तो आए हैं। हमारे लिए कोई रेड कारपेट नहीं बिठाया गया था। हम अपने तरीका से हम लोग आए हैं, हम जॉब लेके आए, या इंजीनियर है या लॉयर है, डॉक्टर है, हम यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किए, हम यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलप किए, हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पे काम किए, अमेरिकन कंपनी में काम किए मैडम। हम इंडिया के लिए काम नहीं किए, हमें ये सब सिखाया नहीं गया था। हम 20 साल पहले जब यहाँ पे आए थे ना, हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया था कि यहाँ पे रेसिज्म है, और आज नहीं तो कल तुम्हारे ऊपर जाएगा। कोई एक्टिविस्ट हमें ये नहीं बताया गया था अमेरिका इज अ ड्रीम, यहाँ पे आके पैसा बनाओ। नहीं, दिस इज नॉट, दिस इज माई फेट दैट आई केम हियर। आई डिडंट come to this country to make money either, but I got into this profession of politics today because I am not even interested in money. मुझे कोई ना पद चाहिए ना मनी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। 2 वक्त रोटी मिल जाए तो मैं यही काम करूंगी बिना पैसा की। मुझे किसी की पिटी नहीं चाहिए। That's what I have to tell you, madam. जी India is in a problem.
ये India प्लीज is in a प्लीज problem. Hindus are in a problem. Please don't send your kids over here. This is not going to be a good outcome for us. ये बड़ी बात आपने कही है। और देखिए, मुझे लग रहा है जो दर्शक हमारे सुन भी रहे होंगे वो भी देख रहे होंगे, इसीलिए बार बार कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्यों? क्योंकि वो आपका घर है, आपके लिए एक सुरक्षित सेफ हेवन है। और जिस तरह से पूर्णिमा जी आपको वैसे कितना वक्त हो गया है खासतौर से यूएस में रहते हुए? 25 years, madam. I 25 सालों के बाद में 2000. 25 सालों के बाद में अगर आपकी ये भावनाएं या फिर ये पीड़ा अगर मैं समझ रही हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि आखिर क्या स्थिति होगी। मैं इसी सवाल के साथ में, सॉरी संजीव जी, बहुत देर के बाद मैं आपके पास में आ रही हूँ। धीरज प्लीज, बहुत देर हो गई संजीव जी का रुख करती हुए, एक्सट्रीमली सॉरी सर। ये पूर्णिमा जी की जो बातें हैं उसमें से मुझे तो एक कई तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो एक दिमाग में लोगों के मन में रहता है। भाई यूएस सबसे बड़ी सुपर पावर, आप बाहर जाएंगे, पढ़ने के लिए लोग अट्रैक्ट होते हैं, नौकरी करने के लिए मरते हैं लोग, जा रहे हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और नजर आती है। नैना जी, पूर्णिमा जी बोल रही है, सच में मतलब मैं थोड़ा सा, मेरा मन भारी हो रहा है इस बात को सुनकर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे शब्द मेरे देशवासी वहां से ये ट्रांसमिट करेंगे, लेकिन वो कर रहे हैं। यही वस्तु स्थिति है। सच्चाई से तो नहीं भागा जा सकता, क्योंकि वहां पे हमारे दो मेहमान हैं, डॉक्टर साहब है और डॉक्टर पूर्णिमा है। अब जो वो बता रही हैं उससे हम मुंह तो नहीं बोल सकते। मालिक जी, अभी जब मैं आपसे सवाल कर रही थी, मुझे मेरे टीम मेंबर्स की तरफ से भी बताया गया कि सिर्फ पूर्णिमा जी या फिर धीरज कौल जी ही नहीं, उनके भी रिलेटिव्स हैं, उनके भी यही हाल है कि यहाँ से गए तो बड़े उत्साह के साथ में थे, लेकिन अब उनको लगता है कि बहुत बड़ी गलती कर दी अपना देश छोड़कर यूएस जाने की। नैना जी, मैं ये कह सकता हूँ, दुनिया का सबसे सुंदर देश भारत है आज भी। यहाँ तरह तरह के एजेंडे चलते हैं, और मैं आपको मतलब करक्स बताता हूँ, सारा का सारा हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा है अमेरिका की धरती से हो रहा है, मैक्सिमम। और वहां की जो ट्रम्प डीप स्टेट चलाता है, वहां की गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट विलिंगली उनको एक्सेप्ट करती है, विलिंगली। ये डीप स्टेट के अंदर कोई नेगेटिव वो थोड़ी है कि सब नेगेटिव भरे पड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनके एक्स CIA के चीफ्स हैं, उनके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके पॉलिटिशियंस हैं, उनके दोनों पार्टी के, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, दोनों पार्टी के वहां के गिने चुने मान्य नेता है। ये लोग चूड़ियां टाइट करते हैं इंडिया की जब उनका मन चाहे, पैसा फेंकते हैं इंडिया में कि इंडिया को टोपल कर दीजिए। सबसे सुंदर देश यहां पर देखिए, अभी बिहार के इलेक्शन देखिए, कितनी एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जहां पे वॉयलेंस आया हो। बात ये नहीं कहता कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है, लेकिन हम इस बात को, मैं दृढ़ मतलब मेरा और निश्चय दृढ़ हो रहा है पूर्णिमा जी की बात सुन के। यस, हम जैसे लोग जो अपने प्राइम को आगे जी चुके हैं, हमारा वक्त है अपनी सोसाइटी को देने का, इसको सुदृढ़ बनाने का, मजबूत बनाने का। हम अपने बच्चों आसपास को ये बताएंगे जरूर कि यहीं रह के अपने करियर को ऐसा बनाइए ताकि अमेरिकन यहाँ पे आए, आप लोग नहीं जाए। पर लेकिन दूसरा पक्ष ये है, अमेरिका का अभी नियर फ्यूचर में भारत के बिना सर्वाइवल इतना आसान भी नहीं है। वहां वो कह रहे हैं कि हमको सेमीकंडक्टर यूनिट्स अब चाहिए। आप कहां गए थे 40 साल पहले, 30 साल पहले? सब कुछ तो आपने चाइना को दे दिया, आप ताइवान की यूनिट को कह रहे हैं हमारे यहाँ पे आइए। इंडिया, अब अगर वो लोग ये काम करेंगे, इंडियन डायस्पोरा वहां से विमुख होगा, तो उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। हमारा डायस्पोरा वहां पे गया है, बहुत डिसिप्लिन है। पूरी दुनिया में हमारे डायस्पोरा की मैम इसलिए नहीं होती कि वो सिर्फ टेक्नीशियन है या डॉक्टर्स हैं, मैम ये लोग लॉयल हैं, ये फेथफुल रहते हैं। क्या ये H1B वीजा की फीस ग्रो करना, उन्हें टारगेट करना, उसके बाद में उनके दूसरे नेता की तरफ से बात करना, क्या ये बाकायदा एक स्ट्रेटेजी, एक रणनीति है बार बार उन प्रोफेशनल्स को रोकने की? आर यू धीरज जी? जी, आर्म ट्विस्टिंग नैना जी, आर्म ट्विस्टिंग, नथिंग एल्स, आर्म ट्विस्टिंग। क्या अमेरिका को नहीं पता है? और मैं आपको कहा था, आप ही के शो में 2 महीने पहले बताया था कि जो ट्रम्प साहब है अपनी जो है ना 50% को भी वापस लाएंगे, आने दीजिए दिसंबर, और अपनी जो ये फीस है इसको मॉडिफाई करके वो लाएंगे, क्योंकि इनको इंडिया को प्रेशराइज रखना है। इंडिया के रिसोर्सेज को ये कमिट कराना चाहते हैं लेफ्ट राइट में, सो दैट इंडिया बैकफुट पर रहे। आज हमारी जो ग्रोथ रेट है ना मैम 6.4, ये हम नहीं कहते, हम क्लेम नहीं करते, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात का गवाह है। IMF बोलता है, वर्ल्ड बैंक बोलता है, UN बोलता है, पूरे के पूरे जितने भी आपके इकोनॉमिक फोरम्स हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ध्यान रखती है, बड़ी क्लोज वाच रखती हैं, वो कह रही है इंडिया सबसे तेज ग्रो कर रहा है। और हम करेंगे मैम, क्योंकि हमारी पॉलिसी पिछले 15 सालों से ठीक हुई है। उससे पहले हम भी एक डिसेरेगी स्टेट में थे, और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो वहां पे ब्रेथरन हैं, जो हमारे भाई बहन वहां पे अमेरिका में हैं, प्लीज अपने आप को सर्टेनली ऑर्गेनाइज कीजिए। आज अमेरिका क्यों मानता है ज्यूज की बात? क्योंकि उनकी जो फ्रेटर्निटी है
जैसे डॉक्टर कॉल या मैं मेरे जो एक वक्ता थे बोल रहे थे, क्योंकि जी। मैम वो इतने पावरफुल है, उनका अमेरिकन कंट्रीब्यूशन, अमेरिका इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन है, डिसीजन मेकिंग के अंदर वो लोग हैं, और उनकी जो कहते हैं कम्युनिटी, जो जी। उनकी कम्युनिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो वहां पे लोग रहते हैं, प्लीज जी। अपनी कम्युनिटी को मजबूत बनाएं। और बिना ये कम्युनिटी को बहुत इज्जत नहीं जरूरी है होती है। सर, ये बहुत जरूरी है एक तरह से, जब लोगों को, क्योंकि एक बड़ा फैसिनेटिंग सा लगता है धीरज जी, अब क्योंकि आखिरी की तरफ है, थोड़ा सा जल्दी समाप्त कीजिएगा, क्योंकि लोगों को बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। अब क्या ये भारी भरकम फीस के माध्यम से ही शायद लोग जागेंगे, आपको ऐसा लगता है क्या? देखिए, मैं आज अपने कोर रोल से बिल्कुल ही अलग चला गया, बिकॉज मैं फाइनेंस और हेल्थ केयर और एआई पे बात करता हूँ। लेकिन पहली बात तो जो मैं आपके शो पे पिछले कई महीनों से बता रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा 25% टैरिफ चला जाएगा। नंबर 2, H1B और इंडियन टैलेंट का कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। नंबर 3, हमारी मार्केट्स इस टाइम क्रैशिंग मोड में है। नंबर 4, ट्रम्प इज ऑलरेडी बैक ट्रैकिंग, नेशनल इंटरेस्ट वेवर के तहत एआई आ चुका है, कंप्यूटिंग भी आ चुका है, तो उसका इम्प्लीकेशन हेल्थ केयर और इस पे तो वैसे ही नहीं लगता। तो ये एक तरीके का प्लेसिबो शोइंग एलिफेंट टीथ सॉर्ट ऑफ थिंग है। तो इंडिया और अमेरिका का जो गठजोड़ है, वो एक आदमी दो आदमी तोड़ ही नहीं सकते। उसमें 25 साल का डिप्लोमेट्स का भावनाएं तो दर्शाती है ना, ये फीलिंग्स तो दर्शाती हैं। आज ट्रम्प नहीं, उसके बाद में, क्योंकि ये तो एक तरह से सोच बन गई, जो अभी यहाँ पर पूर्णिमा जी भी कह रही हैं। मैं 30 सेकंड में एक बात बोलना चाहूंगा। आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, और मैं इस बात को मानता हूं कि कोर अमेरिकन इज अ वेरी गुड हार्ड वर्किंग पर्सन, जो कि लिबरल है। हाँ, ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जो आपने डिस्कस किया, लेकिन आई पर्सनली बिलीव अमेरिका की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। स्टूडेंट्स को यहाँ पढ़ने आना चाहिए, लेकिन आईवी लीग में, छोटे कॉलेजेस में आएंगे तो यहाँ तो जॉब नहीं मिलेगी, भारत में भी नहीं मिलेगी। आईवी लीग में अगर आप आ रहे हैं, आपके डोर ओपन है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपके शो से एक बात सबको मैसेज देना चाहता हूँ, भारत में एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो बच्चों को गुमराह करके बकवास कॉलेजेस में पढ़ाता है, जो यहाँ के बच्चे नहीं पढ़ रहे होते, और उनके पैसे और टाइम बर्बाद होता है। उससे प्लीज बचें। पेरेंट्स को चाहिए कि हार्ड वर्क का कोई सप्लीमेंट नहीं है। अगर आईआईटी नहीं क्रैक कर रहा तो 2 साल और प्रिपरेशन कराइए। इसका मतलब ये नहीं है कि स्क्रैंटन के किसी छोटे से कॉलेज में एडमिशन करा दिया, अमेरिकन ड्रीम नहीं मिलेगा। एक अच्छे एलीट की जरूरत है। पूर्णिमा जी, लास्ट रिएक्शन प्लीज, फिर मैं एंड करियो जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया में जो आईआईटी के स्टूडेंट्स है, जो गवर्नमेंट फंडिंग से पढ़ते, I would like you to make sure there is a law. These students shouldn't be coming to America and building their pockets and filling their pockets over here, servicing America and taxpayer funding India से लेकर यहाँ पे आके इनका डेरा बसाते। Yes. सेकेंड ऑफ ऑल, आपकी जो एम्बेसडर्स है, जो उनके बच्चे लिटरली दे लिव हियर, उनके रिटायरमेंट के बाद में वो यहाँ पे चले आते और इनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते, यहाँ पे बड़े होते, यहाँ पे सेटल करते। प्लीज मेक श्योर दैट डजंट हैपन। ये मुझे लग रहा है पूर्णिमा जी, आज का ये जो हमारा डिस्कशन है ना, ये बड़ा फ्रूटफुल है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो बड़े सपनों के साथ में आने की बात तो करते हैं, लेकिन दोनों ही पक्ष हैं, कड़वाहट भी है, मिठास भी है, तमाम संभावनाएं भी हैं और कई तरह के सवाल भी हैं। प्लीज, वक्त की कमी है, अब हम दोबारा जरूर इसके साथ में कनेक्ट होंगे, वक्त की कमी है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर इस बात को समझिए, ये बहुत गंभीर विषय है H1B वीजा, जिसमें 70% से ज्यादा लोग यूएस में अपनी भूमिका निभाते हैं और H1B वीजा होल्डर्स इंडियंस हैं। और अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल जल्दी से जान लीजिए। आज का सवाल है, राजस्थान के सीएम का नाम क्या है? आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, पहला है जीतन राम मांझी, दूसरा है भजन लाल शर्मा। आप अपना जवाब हमें टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम।